तो दोस्तों जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट पेपर 1 का सेक्शन सी का कंप्लीट सॉल्यूशन। सेक्शन ए और बी जो है ऑलरेडी आपको बता दिया गया। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में ना केवल हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे दोस्तों, बल्कि उसे समझेंगे भी, क्योंकि आपका एग्जाम जो है अब और ज्यादा दिन नहीं बचा है। 24 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर 1000 लाइक इस वीडियो में अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप सभी के लिए जो है इकोनॉमिक्स का जो बाकी के मॉडल सेट पेपर है वो भी जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा। बस आप सभी प्यार और सपोर्ट बनाते रहिएगा, क्योंकि लाइक और कमेंट आप जितना कीजिएगा उतने ज्यादा ऑडियंस तक जो है आपका ये वीडियो पहुंच पाता है। तो बस आप सभी से एक छोटा रिक्वेस्ट है, इसके लिए कोई भी जो पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें जो है हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी के लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लाए। और दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि हमारे चैनल के द्वारा जो वीडियोस दिया जाता है खाली क्वेश्चन आंसर्स नहीं बताए जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहता है वो भी आपको जानकारी दिया जाता है। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने सेक्शन ए और बी जो है कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी देखेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से एक क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं हो 2 बार वीडियो को जरूर देखिए और खुद से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी रटने का टाइम नहीं है, समझकर लिखने का वक्त है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को समझकर खुद से लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं जो है आपको आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूंगा ताकि आप खुद से अपने लैंग्वेज में जो है आप आंसर्स को लिख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, पहले आपको क्या कहा गया इंस्ट्रक्शन यहां पे समझ लीजिए। सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस होंगे वो लॉन्ग टाइप आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे और वो जो है आपको 100 वर्ड्स में ही आपको देना है। ऊपर इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे हमको 100 वर्ड्स में देना है और इस हर एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। और जो भी क्वेश्चन दिया गया उसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं पहला क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है और अच्छे से समझेंगे और इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैं लिखाऊंगा उसे साथ साथ नोट करते चलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में मैं फिर से बता दूं कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 100 वर्ड्स में आपको आंसर्स को देना है, ठीक है। और आपको किसी 3 ही क्वेश्चन का आंसर को देना है, यानी आपको 3 क्वेश्चन के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आसान और स्पष्ट भाषा में बताऊंगा, ताकि आप खुद से जो है पेन एंड पेपर लेके अभी सुनने के बाद एक बार खुद से लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा क्या गया है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पहले इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू से हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर समझ लेते हैं, ताकि आप आसानी से अपने शब्दों में इसका आंसर दे पाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल में जो है कितने वैल्यू का योग हो रहा है, एडिशन हो रहा है कि वह अंतिम यानी फाइनल गुड्स बन रहा है, इसे हम लोग प्रोडक्ट मेथड के रूप में जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एग्जांपल के थ्रू से हम समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं हमारे पास आलू है, आलू दैट मीन्स पोटैटो, ठीक है। पोटैटो है वो भी कितने रुपए का? 100 रुपए का। कितने रुपए का दोस्तों? 100 रुपए का मेरे पास पोटैटो है। उसे प्रोसेसिंग करके हम क्या बनाना चाहते हैं? चिप्स। क्या बनाना चाहते हैं? पोटैटो चिप्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ जो पोटैटो चिप्स बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ा है दोस्तों? तो आप कहिएगा कि आलू। तो दोस्तों यहाँ आलू क्या हो गया? यही आपका है कच्चा माल, जिसे हम रॉ मटेरियल कहेंगे। तो दोस्तों यह उत्पाद विधि में हमें यह बताया जाएगा कि यहाँ आलू के मूल्य में कितना एडिशन यानी योग हुआ है, ठीक है। मान ले जो पोटैटो चिप्स बना है वो उसको बनने के बाद उसको जो रेट है वो क्या आया दोस्तों? आपका 200। कितना आया दोस्तों? 200 रुपीज। तो हम यह कह सकते हैं कि इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है दोस्तों? आलू का है, यानी पोटैटो का है। यहाँ ये पता चलता है कि 100 रुपए का आलू था, जो कि चिप्स बनने के बाद कितना हो गया दोस्तों? कितना का हो गया? 200 का हो गया, ठीक है। यानी चिप्स बनने के बाद 100 रुपए का आलू चिप्स बनने के बाद 200 रुपए में बिक रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 100 रुपए का एडिशन हुआ। कितने रुपए का मूल्य का वृद्धि हुआ दोस्तों? 100 रुपए का मूल्य का वृद्धि हुआ, ठीक है। इसे हम उत्पाद विधि यानी उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि दोनों के रूप में हम जानते हैं इसे, ठीक है। यानी आपका प्रोडक्ट आउटपुट मेथड बोले या वैल्यू एडेड मेथड भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है।
अब यानी जो हमारे मध्यवर्ती वस्तु है दोस्तों, याद रखना है कि जो हमारे मध्यवर्ती वस्तु है या जो रॉ मटेरियल है उनके वैल्यू में कितना एडिशन हो रहा है हम जानेंगे उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि वैल्यू एडिशन मेथड में, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। आशा करते हो दोस्तों आपका ये कॉन्सेप्ट एग्जांपल के थ्रू से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं कैसे लिखना है इसका आंसर को। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना क्या है कि उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि में एक लेखा वर्ष में एक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में प्रत्येक उत्पादक इकाई का अंशदान जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। इंग्लिश में अगर कहें तो इन प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय एडिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट to the output of final goods and services produced by an economy in an accounting year। ठीक है, तो ये हम आंसर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे हम एक चीज यहाँ पे लिखे आप देख पा रहे होंगे GVA-MP इक्वल्स टू GDP-MP। ठीक है, इसका हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर समझना है, उसके बाद आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि राष्ट्रीय आय का मापन का जो है 3 विधि है। ठीक है, याद रखना है क्या क्या मेथड है दोस्तों, 3 मेथड है। आपका पहला जो है अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका मूल्य वृद्धि विधि वैल्यू एडिशन मेथड, दूसरा है आय विधि इनकम मेथड और तीसरा है आपका व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सेट 1 में ही दिया गया है और एग्जाम का डेट नजदीक है, तो हो सके कि आपका जो सेट 1 से रिलेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मूल्य वृद्धि विधि जो है पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, इसे हम लोग उत्पाद विधि वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, शुद्ध उत्पाद विधि यानी प्रोडक्ट मेथड, औद्योगिक उद्गम विधि जो है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड के आदि नामों से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मूल्य वृद्धि विधि से सर्वप्रथम हमें GVA-MP प्राप्त होगी। इसे हम क्या कहते हैं GVA-MP, दैट मीन्स आपका हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धि। ठीक है, और इसे ही हम लोग जो है GDP-MP कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं GDP-MP कहते हैं। ठीक है, तो GDP-MP जो है इसे हम लोग फुल फॉर्म के रूप में क्या जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि GVA-MP इक्वल्स टू GDP-MP। ठीक है, याद रखना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ और भी चीजें हैं जो आपको आंसर्स में लिखना है क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको जो है नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाए ये भी पूछा गया, तो इसका स्टेप्स को भी हम लोग को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित चरणों सम्मिलित है। पहला क्या दिया गया है, उत्पादक जो है फार्मों की पहचान एवं वर्गीकरण। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसर इंटरप्राइजेस। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है आपको क्या करना है, सकल मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाना है, ग्रॉस वैल्यू ग्रोथ एस्टिमेट का बारे में पता लगाना है। उसके बाद तीसरा जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान। ठीक है, राष्ट्रीय आय का अनुमान दैट मींस नेशनल इनकम जो है एस्टिमेशन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश में भी लिख दिया गया। अब दोस्तों इस मेथड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है डबल काउंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये डबल काउंटिंग क्या है दोस्तों, इसे हम लोग समझ लेते हैं। यदि मध्यवर्ती वस्तुएं एवं सेवाओं को शामिल किया जाएगा तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यानी दोस्तों यदि राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तु के साथ साथ मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य को शामिल किया जाएगा तो इसे राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना भी कहेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लेते हैं कैसे होती है दोहरी गणना। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि 50 रुपए का आटा हम लिए ब्रेड बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। ठीक है, 50 रुपए का आटा लिए ब्रेड बनाने के लिए, और वो जो ब्रेड बनती है दोस्तों वो कितने की होती है, 60 की। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें तो हम इन दोनों के मूल्य को अगर एक साथ लगा दे तो कितना का हो जाएगा, 110। ठीक है, कितना का हो जाएगा, 110। और कहे कि राष्ट्रीय आय 110 हो गई है तो यही होगा डबल काउंटिंग, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इसमें मात्र कितना का वैल्यू ऐड हो रहा है दोस्तों, 10 का, जबकि आप क्या इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, 110 का। तो यही है आपका डबल काउंटिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका 60 में ही जो है ऑलरेडी, इस 60 में ही जो ऑलरेडी है जो है 50 रुपया इंक्लूड है। ठीक है, तो इसे आप क्या कर दे रहे हैं, अगर डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं तो ये आपका डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, याद रखिएगा, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए अंतिम उत्पाद विधि तथा मूल्य वृद्धि के तहत जो हम लोग कैलकुलेशन करके इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और भी कई चीज़ है जो हमको जानना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको 100 वर्ड्स में ही लिखना है, तो आप लोग को जितना हो सके मैं उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देना है, द कैलकुलेशन इज डन अंडर द फाइनल प्रोडक्ट मेथड एंड वैल्यू एडिशन मेथड टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे देख सकते हैं कुछ रूल्स है, ये भी आप लोग लिख दीजिएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे मूल्य वृद्धि उत्पाद विधि का सूत्र दिया गया, इसे आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा, एग्जाम में आपको 5 में 5 अगर मार्क्स अगर लाना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, जीडीपी एमपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसका दोस्तों सूत्र क्या होता है, उत्पाद विधि का अंतिम मूल्य माइनस मध्यवर्ती लागत। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो लिखेंगे जीडीपी एमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे और एक मेथड है, अगर ये नहीं रहता है दिया हुआ तो आपको क्या करना है कि जीडीपी एमपी निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका कुल विक्रय है और स्टॉक में परिवर्तन है उससे घटा देना आपको क्या, मध्यवर्ती उपभोग को। ठीक है, यानी सेल्स और चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है और उसमें से जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को से जो है आपको माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू को। अब दोस्तों आप पूछिएगा कि सर इंटरमीडिएट जो है यहाँ पे वैल्यू तो आप लिख दिए, लेकिन यहाँ पे स्टॉक इन चेंज अगर नहीं दिया रहे तो अगर इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्टॉक में परिवर्तन को दोस्तों कैलकुलेट करने का यहाँ पे रूल दिया गया है। स्टॉक में परिवर्तन को जो है कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं दोस्तों, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू जो होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसे हम लोग डेल्टा एस से भी जो है आपका डिनोट करते हैं। ठीक है, चेंज इन स्टॉक को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एस से। ठीक है, अब दोस्तों जब आपका ये कैलकुलेट हो जाए इसके बाद जो है हम लोग जीडीपी एमपी निकालने के बाद घरेलू आय यानी एनडीपीएफसी, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, याद रखना है कि जब जीडीपी एमपी मेरा कैलकुलेट हो जाए तो आपको क्या करना है, घरेलू आय एनडीपीएफसी निकालना है, क्योंकि आगे हमें नेशनल इनकम भी निकालना है, तो उससे पहले हमको जरूरत पड़ेगा एनडीपीएफसी, जिसे हम घरेलू आय कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो आपने जीडीपी एमपी निकाला उसमें से आपको डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास से जो है और उससे क्या माइनस करना है, आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जो है माइनस करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एनडीपीएफसी जो है उसका फॉर्मूला होगा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग राष्ट्रीय आय आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय एनएनपीएफसी इक्वल्स टू होगा आपका घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, तो यहाँ आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इसे हम लोग इंग्लिश में अगर लिखे तो नेशनल इनकम इक्वल्स टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। अब आप लोग कहेंगे कि एनएफआईए क्या है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसका हम लोग फुल फॉर्म देखें दोस्तों तो याद रखिएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, इसे आप लोग लिख दीजिएगा, जितना मैंने बताया उतना लिख दीजिए, आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपको जीडीपी एमपी के थ्रू से आपको क्या निकालने बोला गया था, नेशनल इनकम का रूल आपको बताने बोला गया था। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है जीडीपी एमपी से कैसे कैलकुलेट करना है हमें नेशनल इनकम। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा दुख ये लगता है कि जब वीडियो आपको बताया जाता है और लगभग 14,000 बच्चे देखते हैं और उसका जो अगर हम 10% निकालें तो 14,000 बच्चों का 10% अगर निकालते हैं तो आपका होता है 1400। ठीक है, तो दोस्तों दुख की बात यह है कि 10% बच्चे भी जो है वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट करता है कि आगे वीडियोस बनाएं या नहीं बनाएं, इसलिए वीडियो बनाने में भी काफ़ी लेट लगता है, क्योंकि मोटिवेशन कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या पूछा गया यहाँ पे। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो आपको आगे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है अगर आप डायरेक्ट आंसर्स याद करते हैं। और सही और सटीक आंसर लिखना है, जो पूछा जाए वही लिखना है अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ का छूट गया है, आप लोगों को मैं इस चीज़ को बता देता हूँ, नहीं तो मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन अभी बताने वाला था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन कि निम्नलिखित आंकड़ा से शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड फ्रॉम फ्लोइंग डेटा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि नेट वैल्यू एडेड जो है आपका दो तरीका से आप निकाल सकते हैं, एट फैक्टर कॉस्ट पे, साधन लागत पे। ठीक है,
एक फैक्टर कॉस्ट पे हम निकाल सकते हैं और दूसरा है आपका बाजार लागत पर, मार्केट प्राइस पर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं किया कि हमको किस पर कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग स्केप करेंगे, आपको एग्जांपल के थ्रू से मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट किया गया है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है कि क्वेश्चन कैसे रहता, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है किस पर निकालना है, एक है साधन लागत पर और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं बाजार मूल्य पर। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है आपको कुछ जो है कंफर्म नहीं किया है कि किस पर आपको कैलकुलेट करके निकालना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इनकम्प्लीट टाइप क्वेश्चंस है। तो इसमें कहा नहीं गया है कि आपको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है कि मार्केट प्राइस पे यानी साधन लागत पे निकालने बोला गया है या फिर आपका बाजार लागत पर, तो कुछ कंफर्म नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, इसे जो है मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना छूटे, इससे रिलेटेड आए। ध्यान रखना है कि आपको एट फैक्टर कॉस्ट पे पूछा जा सकता है या तो एट मार्केट प्राइस पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रख के सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने एग्जांपल में अभी यहाँ पे आपको दिखा दिया कि साधन लागत पर जो है पूछा जा सकता है या बाजार मूल्य पर, तो ये यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया है, तो इसे मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगा। नहीं तो आप उस क्वेश्चन को शॉर्ट देखकर सॉल्व कर लीजिएगा और आपको लगेगा कि मेरा 5 मार्क्स आ गया। लेकिन अगर वो लोग किस सोच पर रख के उस चीज को सॉल्व कर रहे हैं या आंसर्स को ले आ रहे हैं, तो यहाँ पे कंफर्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, हालांकि मैं इसे बोर्ड पर सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन लिखना है और 3 क्वेश्चन में आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेना सही रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं, सट्टा उद्देश्य प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द डिमांड फॉर मनी ऑफ स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग समझने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल से उसके समझ लेते हैं ताकि आपका रिकॉल हो जाए और ये आंसर समझने में सहायता हो, आप डायरेक्ट जो है इसे अपने ऑन लैंग्वेज में अच्छे से लिख पाए। तो चलिए इसे हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एडम स्मिथ को हम लोग जानते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जानते तो है, लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, हम लोग 2 बुक पढ़ रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिससे आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और अभी जो आप ये बुक के क्वेश्चंस देख रहे हैं वो उसे हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र के जो है जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, आपका जॉन मिनार्ड कीन्स। ठीक है, याद रखना, जॉन मिनार्ड कीन्स जो है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। जॉन मिनार्ड कीन्स इज द फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को जो है कुछ उनके बारे में जानना है ताकि आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है उस पे मैं ला सकूं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, उनका एक फेमस बुक है जो कि आपका 1936 में पब्लिश हुआ था। बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और कीन्स का मानना था कि कुछ लोग जो है कैश रखते हैं, कुछ लोग जो है अपने पास क्या रखते हैं दोस्तों, कैश। ठीक है, यानी नगद। ठीक है, तो कुछ लोग अपने पास कैश रखते हैं और कुछ लोग जो है सिक्योरिटीज यानी प्रतिभूति के रूप में अपने पास क्या रखते हैं, बॉन्ड्स। क्या रखते हैं दोस्तों, बॉन्ड्स रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कीन्स सजेस्टेड 3 मोटिव्स विच लेड द डिमांड फॉर मनी इन एन इकोनॉमी। कीन्स ने 3 उद्देश्यों का सुझाव दिया जिसके कारण एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग हुई। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो है आपको याद रखना है, तीनों ही पूछा जा सकता है। पहला है द ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, पहला है दोस्तों ट्रांजैक्शन मोटिव, और दूसरा है जिसे हम लोग कहेंगे द प्रोकेशनरी मोटिव। द प्रोकेशनरी मोटिव हिंदी में कहें जो है, ट्रांजैक्शन मोटिव को हिंदी में कहते हैं लेन देन का उद्देश्य। ठीक है, और दूसरा है आपका प्रोकेशनरी मोटिव जो है उसे हम कहते हैं सावधानी का उद्देश्य। इन दोनों को हम लोग कहते हैं L1। इन दोनों को क्या किससे हम डिनोट करते हैं, L1 से। ठीक है, L1 जो है आपका फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम है। L1 इक्वल्स टू FY। ठीक है, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा जो आपका स्पेकुलेटिव मोटिव, तीसरा क्या है, स्पेकुलेटिव मोटिव, जिसे हम कहते हैं L2। जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, L2 यानी सट्टा उद्देश्य, और जो ही आपको यही क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव मोटिव जो है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है उसे हम डिनोट करते हैं किससे, L2 से। ठीक है, और L2 जो है आपका फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है दोस्तों, फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं, क्या आंसर यहाँ पे लिखा गया है कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है सट्टा उद्देश्य के लिए मांग क्या है, यह धन संचयन के रूप में जो मुद्रा की मांग है। कोई व्यक्ति भू संपत्ति, बहुमूल्य धातुओं, बंध पत्रों यानी आपका हो गया बॉन्ड्स, मुद्रा, कैश
नगद के रूप में इत्यादि धन संचित कर सकता है। मुद्रा को छोड़कर अन्य सभी संपत्तियों को बॉन्ड्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए केंज के अनुसार जो है दो प्रकार की संपत्तियां उन्होंने बांटी है, पहला मुद्रा, ठीक है, और दूसरा है आपका बॉन्ड्स। दोनों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार किया जाए, इसके लिए इस बात का ध्यान रखनी होगी। यदि हम बैंक में जो है बचत खाते में नगद जमा करते हैं तो हमें उस राशि पर क्या मिलता है, ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलता है। यदि हम बॉन्ड्स खरीदते हैं तो इन पर जो हमें मौद्रिक प्रतिफल प्राप्त होगा। ब्याज दर तथा बॉन्ड्स की कीमतें भावी परिवर्तन अनुमानित नहीं होते। इस प्रकार परिमाणित मुद्रा की मांग सट्टा प्रयोजन के लिए की गई मांग कहलाती है। ठीक है, अब दोस्तों ये आपको जो है ये आंसर लिखना है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि इसमें कहा क्या गया है। ठीक है, पहले इस चीज को समझ लीजिए, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बताऊंगा, थोड़ा सा पैसेंस रखिए और इस चीज को समझिए कि क्या कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी असल में वह डिमांड फॉर मनी है जो इन्वेस्टर्स यानी जिसे हम क्या कहते हैं, निवेश करता जो है स्पेकुलेशन पर्पस यानी सट्टेबाजी के लिए जो है आने वाले भविष्य में नियर फ्यूचर में लाभ कमाने के लिए यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि वो आने वाले भविष्य में जो है नियर फ्यूचर में लाभ कमाने के लिए करते हैं। स्पेकुलेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, पैसों को लिक्विड फॉर्म में कैश में अपने पास स्टोर कर लेना। क्या कर लेना, स्टोर कर लेना, और आने वाले समय का इंतजार करना जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर ज़्यादा होगा तो पैसे जो मुद्रा है उसे हम इन्वेस्ट कर देंगे ताकि उससे हम क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, प्रॉफिट अर्न कर सके, लाभ कमा सके दोस्तों। ठीक है, जैसे हमको अगर कोई कहे कि इस हमारे अभी जो है मार्केट अभी डाउन चल रहा है तो अभी हम किसी चीज़ में जो है पैसों को इन्वेस्ट नहीं करके अपने पास अभी रखते हैं होल्ड करके। ठीक है, अब जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे मार्केट में हम इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमें क्या मिल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर सकें। ठीक है, तो यही स्पेकुलेशन का पर्पस है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इन्वेस्टर और बिजनेसमैन जो है ये ध्यान रखते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है यानी ब्याज की दर कम होती है तो पैसे यानी कैश को लिक्विड फॉर्म में अपने पास जो है स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, होल्ड कर लेते हैं, और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होगा तो वो वहाँ पे मार्केट में उस पैसे को दे देंगे। ठीक है, तो वह उस पैसे को जो है लिक्विड फॉर्म में फाइनेंशियल एसेट्स जो है कैश को क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो और किस लिए इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो। तो दोस्तों दैट मीन्स क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस करता है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को। क्या किसको, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को, यानी ब्याज की दर पैसे की सट्टा की मांग को क्या करती है दोस्तों, प्रभावित करती है। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे आप, ठीक है, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो स्पेकुलेशन जो है सट्टाबाजी कम होती है। ठीक है, कि अगर आपके पास पैसा होल्ड करके आप रखे हैं, अगर जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या आप उसे फिर से होल्ड करके रखोगे, नहीं रखोगे, आप क्या करोगे, उसे मार्केट में छोड़ोगे। ठीक है, तो यानी स्पेकुलेशन क्या होगा, कम होगा। स्पेकुलेशन क्या होगा दोस्तों, कम होगा। लेकिन वही दोस्तों अगर बात करें हम लोग कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अगर कम हो जा रहा है तो आप क्या मार्केट में पैसा को छोड़ोगे, वहाँ पे नहीं छोड़ोगे। ठीक है, आप उस पैसे को होल्ड करके अपने पास रखोगे। ठीक है, यानी अगर आप पैसा होल्ड करके अपने पास पैसा और एसेट्स को अपने पास होल्ड करके रखते हैं, आप उसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो इससे समझ में आता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है, तो स्पेकुलेशन क्या हो जा रहा है, आप पैसों को और एसेट्स को ज़्यादा अपने पास होल्ड करके रखते हो। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब दोस्तों आशा करते हैं आपको पूरा पूरी ये समझ में आ चुका होगा कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों हम लोग इसे एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं ताकि अब आपको दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हम कितना पैसा अपने पास होल्ड करके रखें, 5 लाख। ठीक है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, 5% से 10% बढ़ जाता है, तो हम जो है 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी अब हमारे पास कितना पैसा होल्ड रहा, 3 लाख। ठीक है, और पैसा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज्यादा बढ़ जाता है और तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो पैसा बचा हुआ था उसे भी हम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। अब हम कितना मात्र होल्ड करके रखें, 1 लाख। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ ज्यादा हो रहा है वैसे वैसे स्पेकुलेशन यानी पैसे को होल्ड करके कम रखा जा रहा है, उसे मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है बिजनेसमैन जो है या कंपनी का ओनर जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, इनकम कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, तो ये था आपका पूरा प्रोसेस स्पेकुलेशन का। अब दोस्तों इसे हम लोग एक ग्राफ से समझ सकते हैं। ग्राफ आप लोग एग्जाम में जरूर बनाइएगा, इस क्वेश्चन को जब
आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का जो कर्व है वह नेगेटिव स्लोप है, ऋणात्मक है। ठीक है, क्या है ढाल इसका? ऋणात्मक ढाल है। ठीक है, तो जो कि इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव यानी इनवर्स रिलेशनशिप को क्या कर रहा है? जाहिर कर रहा है। ठीक है, अब आशा करते हैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग आंसर्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं। क्या लिखा गया दोस्तों कि सट्टा के उद्देश्य के लिए मांग, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, यह धन संचयन के रूप में मुद्रा की मांग है। कोई व्यक्ति भू संपत्ति, मूल्य, धातु, बंध पत्र, मुद्रा इत्यादि के रूप में धन संचित कर सकता है। मुद्रा को छोड़कर अन्य सभी संपत्तियों को बॉन्ड्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए केंज के अनुसार जो है संपत्ति को दो प्रकार की होती है। संपत्ति के प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक मुद्रा, दूसरा क्या होता है? बॉन्ड्स। ठीक है, याद रखना है। इन दोनों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार किया जाए मैंने अभी बताया। ठीक है, इसके लिए इस बात का ध्यान रखना होता है कि यदि हम बैंक बचत खाते में नगद जमा करते हैं तो हमें उस राशि पर ब्याज प्राप्त होगा। यदि हम बॉन्ड्स खरीदते हैं तो हमें इन मौद्रिक प्रतिफल प्राप्त होगा। ब्याज दर तथा बॉन्ड्स की कीमतें में जो है भावी परिवर्तन जो है पूर्व अनुमानित नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार परिमाणित मुद्रा की मांग जो है सट्टा प्रयोजन के लिए की गई मांग कहलाती है। ठीक है, ये पूरा जो प्रोसेस है पूरी डिपेंडेंट किस पे दोस्तों? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपका ये पूरा प्रोसेस जो है डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, आप यहाँ पे जरूर लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं क्या लिखा गया है। द स्टॉक ऑफ मनी पीपल होल्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इन changes in price of bonds, stock, non-money financial assets. The speculative demand for money occurs when people wish to hold some wealth in form of money in hopes that they can do more with later. किस लिए होल्ड करके रखते हैं? क्योंकि इससे वो जो है भविष्य में और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े। तो दोस्तों मैंने जो बताया उसे आप लोग को यहाँ पे 2 पॉइंट्स में लिख देना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप यहाँ लिखना ना भूलिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इन्फ्लुएंस करता है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को। ठीक है, यानी MSD जो है इक्वल्स टू क्या होगा? FI। दैट मीन्स क्या दोस्तों? मैंने अभी बताया स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जो है भूल से भी जो एग्जाम में लिखने ना भूलिएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट था, और साथ में ये एक ग्राफ जो है आप जरूर बना दीजिएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है तो प्लीज़ इस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं अब। तो दोस्तों इस मॉडल सेट का सबसे ज़्यादा अब तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई मिल रहा है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 18। चाहे आप किसी भी मॉडल पेपर को देख लीजिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मुद्रा की पूर्ति से क्या तात्पर्य है। दूसरा क्या पूछा गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित मुद्रा की पूर्ति की वैकल्पिक मापों की परिभाषा कीजिए। ठीक है, पहला अगर आप आंसर लिखते हैं स्पष्ट रूप से तो आपको उस पर 1 मार्क्स मिलेगा, और दूसरा के लिए जो है दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में क्या पूछा गया इसे भी हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय सप्लाई ऑफ मनी, डिफाइन अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि मुद्रा पूर्ति जो है उससे क्या अभिप्राय है। मुद्रा पूर्ति से अभिप्राय है किसी भी अर्थव्यवस्था में समय के निश्चित बिंदु पर लोगों द्वारा अपने पास रखे मुद्रा के स्टॉक से है। ठीक है, इंग्लिश में एक लाइन में अगर आंसर लिखे तो हम लोग क्या होगा? मनी सप्लाई रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। ठीक है, ये हो गया आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या गया है कि रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित मुद्रा की पूर्ति वैकल्पिक मापों को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ सप्लाई मनी पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये जो टॉपिक्स है बहुत लिमिटेड वर्ड में हम लोग को कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से आंसर को लिख पाएँ। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ठीक है, और मैं काफ़ी जो है शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शॉर्ट में और आसान भाषा में, ताकि आप आंसर्स को अपने शब्दों में लिख पाएँ। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस भी कीजिएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा पूछा गया उसमें क्या लिखना है कि अप्रैल 1977 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने मुद्रा पूर्ति पर दूसरे कार्यकारी ग्रुपों के सुझाव के आधार पर जो है मुद्रा के 4 माप दिए हैं, जो M1, M2, M3 तथा M4 है। ये अपनी ह्रासमान तरलता के क्रम के आधार पर जो है आगे परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जिसे आपको जो रूल है वही रूल आपको लिखना है, यानी आपको यहाँ पे रूल्स को जो है आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, यानी आपको बार बार इस चीज़ का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ये आपको एग्जाम में 5 मार्क्स दिलाया जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या लिखना है? सिंस अप्रैल
77 the Reserve Bank of India RBI based on the recommendation of second working group on money supply has given measures of money which M1 M2 M3 and M4 these are further defined in order of their diminishing liquidity। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया गया है जिस पर आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो जनता का अर्थ क्या है, यहाँ जनता का अर्थ निजी व्यक्ति तथा व्यावसायिक फर्म है। इसमें सरकारी केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक फर्मों को जो है, बैंकों को जो है सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार मुद्रा बनाती है और पब्लिक उसका क्या करता है, यूज़ करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे उसको शामिल नहीं करेंगे। किसको सरकार के केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंकों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। द टर्म्स पब्लिक signifies the money using sector, that is individual and business firms. It does not include any money creating sector such as गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नीचे समझ लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन M1 से M4 तक कैसे किया जाएगा। इसे आपको लिखने बोला गया और इसमें हम लोग खुद अपने से कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसे अच्छे से नोट कर लीजिए अगर आपको एग्जाम में इसका आंसर लिख के फुल मार्क्स लाना है तो। ठीक है, तो सबसे पहला है M1। ठीक है, M1 क्या लिखा गया यहाँ पे देखिए, मैं इसका साथ साथ इंग्लिश का टर्म्स यूज़ करूंगा, आप लोग सुनकर उसे इंग्लिश वर्ड में आप लोग लिखते चलिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। M1 माप दैट मेजर्स ऑफ M1 जो है आपका, M1 मुद्रा की संकुचित परिभाषा है। M1 मुद्रा सबसे तरल रूप है तथा सौदों के लिए आसान है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग अगर बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं, तो बैंक से अगर पैसा जमा करते हैं तो हम बैंक में कभी भी जाकर उस पैसे को क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो M1 जो है मुद्रा की संकुचित परिभाषा है। M1 मुद्रा सबसे तरल रूप है तथा सौदों के लिए आसान है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, M1 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, यहाँ पे जो हमको एक चीज समझना है क्या, कि C जो है, एक चीज को हमको समझना है। पहला C है क्या है दोस्तों, जनता के पास करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विच विद द पब्लिक एक्सक्लूडिंग कैश इन हैंड्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे DD लिखा गया है, बैंकों द्वारा शुद्ध मांग जमा, यानी शुद्ध मांग जमा में अंतर बैंकिंग दावे जो है सम्मिलित नहीं है, ये चीज आपको याद रखना है। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, डिमांड्स डिपॉजिट ऑफ ऑल कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं और एक जो लिखा क्या गया है यहाँ पे, OD क्या लिखा गया दोस्तों, OD। ठीक है, RBI के पास अन्य जमाएं, अदर डिपॉजिट विद RBI। ठीक है, ये अर्ध सरकारी जो संस्थाओं की जमाएं जैसे IDBI, IMF, विश्व बैंक आदि, यानी IDBI का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है IMF, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरा है आपका विश्व बैंक आदि। ये तीनों जो है, तो ये तीनों टर्म्स को जोड़कर हमको क्या मिलेगा दोस्तों, M1 मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों टर्म्स, इसे जोड़कर हमको क्या मिलेगा दोस्तों, M1 हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्या कि M2 माप। ठीक है, तो यह भी एक संकुचित मुद्रा है दोस्तों। M1 के घटकों के अतिरिक्त इसमें डाकघर में लोगों की बचतों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अब नया टर्म्स क्या जुड़ जा रहा है, M1 के घटक के साथ साथ जो M1 के साथ साथ जो चीज़ जोड़े थे उसके साथ एक नया चीज़ जोड़ दिया जा रहा है, वो है डाकघर में लोगों की बचतें। ठीक है, तो इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो कंप्रेस्ड करेंसी इन एडिशन टू द कंपोनेंट्स ऑफ M1। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सेविंग्स ऑफ पीपल्स सेविंग इन पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, M2 प्लस M1 इक्वल्स टू M1 प्लस डाकघरों में लोगों की बचतें, यानी इसे हम कहेंगे M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि M3 जो है कैसे कैलकुलेट करना है। तो M3 जो है एक विस्तृत मुद्रा, अभी तक हम लोग संकुचित पढ़े, अब हम लोग पढ़ रहे हैं M3 में विस्तृत मुद्रा। ठीक है, इसी को हम लोग सामान्य मुद्रा मापक के रूप में प्रयोग किया जाता है। M1 के घटकों के अतिरिक्त जो है, M1 के घटकों के अतिरिक्त क्या करना है, इसमें व्यापारिक बैंकों में लोगों द्वारा शुद्ध स्वादी जमाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, M3 इज द ब्रॉड करेंसी, दिस इज यूज्ड एज अ कॉमन करेंसी मेजर इन एडिशन टू द कंपोनेंट्स ऑफ M1। इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स नेट फिक्स डिपॉजिट ऑफ पीपल इन कमर्शियल बैंक। क्या दोस्तों, नेट फिक्स डिपॉजिट ऑफ पीपल इन कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो दोस्तों M3 का फॉर्मूला क्या होगा, M1 प्लस व्यापारिक बैंकों में शुद्ध स्वादी जमाएं, यानी M1 प्लस टाइम
ऑफ ऑल कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसका कैलकुलेशन का प्रोसेस जो है M4 तक आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे M4 से लिखने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि देश के समग्र मौद्रिक संसाधन, ठीक है, यदि हम देश की मुद्रा पूर्ति M3 के मापदंडों का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं तो हमें देश के समग्र संसाधनों का मूल्य ज्ञात होगा। ठीक है। इफ वी फाइंड द मनी सप्लाई यूजिंग M3 क्रिएशन देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आराम से आप लिख दीजिए M4 का माप यानी मेजर्स ऑफ M4। क्या करना दोस्तों, इसमें M3 प्लस डाकघरों में बचतें, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है दोस्तों, M3 प्लस डाकघरों में बचतें, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त। ठीक है, तो टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों आशा करते हैं ये आपको पूरा जो है समझ में आया होगा। इसको आप लोग 2-3 बार एक बार रिकॉल कीजिएगा। ठीक है, तब जाके ये आपको कॉन्सेप्ट से पूरा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ लिखा गया इसमें हम लोग एग्जाम में किसी भी तरीका का अपने से चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल है और रूल में जो है किसी भी तरीका का अपने से हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक एक चीज़ को आपको यहाँ पे याद कर लेना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग के पास समय रहते हैं, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए आशा करते हैं ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, जितना हो सके आपको डिटेल से समझा देने का प्रयास किया गया। फिर आप लोग इसे एक बार खुद से कोशिश कीजिए। वीडियो पसंद आए तो फिर प्लीज जो है आप लोग इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर का सेट 1 का जो है लास्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग समझ लीजिएगा और अपने शब्दों में इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको याद करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लिखना पड़ेगा क्योंकि रूल्स था। इसको जो है आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लीजिए पहले। ठीक है, क्या पूछा गया कि किसी रेखा में पैरामेट्रिक शिफ्ट की व्याख्या चित्र की सहायता से कीजिए। फिगर की सहायता से हमें बोला गया एक्सप्लेन पैरामेट्रिक शिफ्ट इन अ स्ट्रेट लाइन विथ ग्राफ। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ग्राफ की सहायता से हमें समझना है और इसका आंसर को लिखना है बस। ठीक है, तो क्या लिखना है दोस्तों, सरल रेखा BA = MA + E के पैरामीटर ME के मूल्य होने वाले परिवर्तन के कारण ग्राफ में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक शिफ्ट कहते हैं। रेखा में शिफ्ट को उपभोग फलन द्वारा समझा जा सकता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर M और E of a straight line B = MA + E in the graph is called parametric shift. The shift in the line can be understood by the consumption function. ठीक है, अब इसे हम लोग जो अगर अपने भाषा में समझे तो इसे हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसा कि हर एक क्वेश्चन में हमने एग्जाम्पल से समझा, इसे भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। इसे समझने के लिए हम लोग चलते हैं फिगर पे। इसे दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं ये जो आपको लाइन दिखाई मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो बनी है आपका पैरामीटर C। ठीक है, पैरामीटर किससे दोस्तों, C से, और C का मतलब होता है कंजम्पशन यानी उपभोग की लाइन। ठीक है, वो बनी हुई है और जो उपभोग होता है वो C' यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं C के ऊपर क्या लगा है, डैश, C'। ठीक है, और C' का मतलब होता है स्वतंत्र उपभोग यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, और BY जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, BY का मतलब होता है प्रेरित उपभोग। ठीक है, B = उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और I दैट मीन्स हो गया आय का स्तर। मतलब यहाँ BY यह बताता है कि आय बढ़ेगा तो उपभोग भी बढ़ेगा। BY क्या बताता है, अगर आय बढ़ेगा तो आपका उपभोग भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और आय घटेगी तो उपभोग भी क्या होगा, अगर आय घटेगी तो आपका उपभोग भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे घटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है, यही आपको बताता है पैरामेट्रिक शिफ्ट। ठीक है, अगर आय बढ़ेगी तो आपका उपभोग बढ़ेगा, आय घटेगी तो आपका उपभोग जो होगा वो घटेगा। ठीक है, यही आपका क्या बताता है, पैरामेट्रिक शिफ्ट बताता है। ठीक है, तो इससे ही हम लोग आज की इस वीडियो में समझेंगे और पूरा कंप्लीट इसका आंसर को हम लोग अपने शब्दों में लिख पाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ उपभोग फलन को दिए गए समीकरण से समझा जा सकता है। हियर द कंजम्पशन फंक्शंस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि रेखा में जो शिफ्ट को है उपभोग फलन के द्वारा समझा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे उपभोग फलन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, C = C' + BY। तो मैंने यहाँ पे बताया क्या उपभोग फलन को दिए गए समीकरण से समझा जा सकता है। यहाँ पे C का अर्थ हो रहा है दोस्तों उपभोग, दैट मीन्स कंजम्पशंस। ठीक है, C' का दैट मीन्स क्या मतलब हो रहा है दोस्तों, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, और B यहाँ पे दोस्तों उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और तीसरा दिया गया लास्ट दिया गया आपका Y का मतलब होता है आय स्तर, लेवल ऑफ इनकम। यदि Y में परिवर्तन के कारण दोस्तों ये आप जानते हैं कि अगर इनकम में अगर परिवर्तन के कारण जो है C में परिवर्तन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अगर आपका इनकम अगर बढ़ेगा तो आपका जो है
क्या होगा, कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। इनकम अगर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर इनकम आपका कम होगा तो कंजम्पशन जो है आपका वो क्या होगा, कम होगा। यही आपका बताया जाता है पैरामीट्रिक शिफ्ट में। तो दोस्तों इसे हम लोग दो जो है सिचुएशन में इसको हम बांट सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया नीचे, पैरामीट्रिक शिफ्ट को जो है दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। पैरामीट्रिक शिफ्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है प्रवणता में परिवर्तन यानी चेंज इन स्लोप, ठीक है। प्रवणता बढ़ने पर जो है रेखा अधिक ढाल वाली हो जाती है तथा प्रवणता घटने पर रेखा कम ढाल वाली हो जाती है। द लाइन बिकम्स मोर स्लोपिंग एज द स्लोप इंक्रीजेज एंड द लाइन बिकम्स लेस स्लोपिंग एज द स्लोप डिक्रीजेज, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी अभी आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका आय बढ़ता है तो आपका कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपका आय घटता है तो आपका कंजम्पशन भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये आपका पहला सिचुएशन मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्या है, दूसरा है आपका अंतखंड में परिवर्तन यानी इंटरेक्शन चेंज, ठीक है। अंतखंड में परिवर्तन, अंतखंड के बढ़ने पर उतनी ही मात्रा में समांतर रूप से ऊपर की ओर खिसक जाती है तथा अंतखंड के घटने पर उतनी ही मात्रा में समांतर रूप से नीचे की ओर खिसक जाती है। ऑन इंक्रीजिंग द इंटरसेप्ट द लाइन मूव्स पैरेलली अपवर्ड्स बाय द सेम अमाउंट एंड ऑन डिक्रीजिंग इंटरसेप्ट द लाइन मूव्स पैरेलली डाउनवर्ड्स बाय द सेम अमाउंट, ठीक है। तो दोस्तों इसे हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ये पहली लाइन जो है C इक्वल्स टू सी डैश प्लस बी वाई, आप सभी जानते हैं यहाँ पे जो पहला लाइन दिया गया है C इक्वल्स टू सी डैश प्लस बी वाई, ठीक है। तो दोस्तों ये जो लाइन है आपका, अगर इनकम आपकी बढ़ती है तो ये समांतर रूप से ऊपर की ओर शिफ्ट होगी। समांतर रूप से क्या होगा, ऊपर की ओर क्या होगा, शिफ्ट होगा। अगर आपकी इनकम जो है घटती है तो समांतर रूप से वो नीचे की ओर खिसकेगी, ठीक है। तो इस प्रकार नीचे की तरफ शिफ्ट हुई तो इसे हम कहेंगे अंतखंड, ऊपर से नीचे की ओर जो यहाँ पे शिफ्ट हो रही है इसे कहेंगे हम लोग अंतखंड में कमी आई है, ठीक है। तो दोस्तों यही आपका जो दो तरीका से हम इसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छे से आप इस आंसर्स को फिगर के माध्यम से लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऑलरेडी कहा गया है कि ग्राफ के माध्यम से इसे समझाना है। तो आशा करते हैं आपको आसान भाषा में ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर इस वीडियो के बाद जो है, अगर इस वीडियो में 1000 लाइक आ जाता है तो इसके बाद का जितने भी मॉडल सेट जो है आपको वो प्रोवाइड जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। आप लोग अपना कमेंट और लाइक करके फीडबैक दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप सभी के लिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस लाता रहूं, ठीक है। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मैं PDF शेयर कर दूंगा और ये है मेरा ट्विटर अकाउंट हैंडल, आप लोग जाकर वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।